जेठानी का महल, देवरानी का बिना छत का घर। सुबह का समय था। मोनिका अपने टूटे फूटे घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी सामने के आलीशान मकान की बालकनी से उसकी जेठानी सुरभि उसे देखती है और ताना मारते हुए कहती है, बस यही सब करते रहो तुम मोनिका। काश देवर जी भी मेरी पति की तरह अच्छे पैसे कमाते तो तुम्हें आज ऐसे घर में नहीं रहना पड़ता जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ भाभी? मैंने तो दीपक से कई बार कहा है कि भैया के साथ काम पर लग जाओ, पर भैया उन्हें अपने साथ रखते ही नहीं। जब उन्हें अपने छोटे भाई की हालत देखकर तरस नहीं आता तो कोई क्या ही कह सकता है। ऐसे कैसे काम पर लगा ले? जब माँ बाप का देहांत हुआ था तो दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिला था ना। वो तो तुम्हारा पति ही निकम्मा निकला ना कि ना कोई व्यापार कर सका और ना ही अच्छा घर खरीद पाया। मेरे पति को देखो, आज हम महलों जैसे घर में रह रहे हैं। दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी मोनिका का पति दीपक हाथ में थोड़ी सी सब्जियां लेकर वहां आता है। रहने दो मोनिका, भाभी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। लो, मैं सब्जियां लाया हूँ, अंदर चलो और खाना बना लो। हाँ चलिए हम अंदर चलते हैं। हाँ जाओ जाओ, अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी में खाना बनाओ और सो जाओ। वैसे भी और आता ही क्या है तुम लोगों को। हे भगवान, इन गरीबों से बात करके मैंने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। सुरभि ताने देकर अपने आलीशान घर के अंदर चली जाती है। उसके घर में नौकर चाकर थे और उसे सिर्फ हुक्म चलाना होता था। शाम को जब उसका पति प्रवीण काम से घर लौटा तो सुरभि ने उसे सुबह की बात बताई। इस पर प्रवीण ने कहा, सुरभि तुम आखिर क्यों मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी को परेशान करती रहती हो? तुमने मुझसे कहा था कि मैं दीपक को अपने बिजनेस में साथ न रखूं। मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन्हें नीचा दिखाओगी। मुझे कोई शौक नहीं है उन्हें परेशान करने का, पर मुझे अच्छा नहीं लगता प्रवीण। मोहल्ले के लोग ताने मारते हैं कि जेठानी महलों में रह रही है और देवरानी झोपड़ी में। कहीं और जाकर रहे ना वो लोग। हमारे घर के सामने रहना क्यों जरूरी है? इससे मेरी इमेज डाउन होती है। प्रवीण चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपने घर पर किटी पार्टी रखती है और उसकी अमीर सहेलियां घर आती हैं। अरे सुरभि, जब हम आ रहे थे तो हमने तेरी देवरानी मोनिका को देखा। बेचारी फटी पुरानी साड़ी पहनकर खुद अपने हाथों से घर की छत की मरम्मत कर रही थी। वैसे मरम्मत तो सुरभि को अपनी देवरानी की किस्मत की करनी चाहिए। सुना है अच्छे खानदान से थी, पर किस्मत देखो कि कैसे बेकार पति से शादी हो गई। सहेलियों की बातें सुनकर सुरभि को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। भले ही वो मोनिका को पसंद नहीं करती थी, पर दीपक को उसने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना था। वो अपनी सहेलियों से कहती है, अच्छा अब छोड़ो ये बातें। मैंने नौकर से कहकर तुम सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया है। चलो पहले खाना खाते और फिर गेम खेलेंगे। पार्टी खत्म होती है और सहेलियां चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर में दीपक सुरभि के घर का दरवाजा खटखटाता है। सुरभि दरवाजा खोलकर रूखे स्वर में कहती है, अब क्या हो गया दीपक, यहाँ क्यों आए हो? पहले ही बता रही हूँ, अगर कुछ मांगने आए हो तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं भाभी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो आपको ये लड्डू खिलाने आया हूँ। लड्डू? अरे कम से कम काजू कतली तो लाते। खैर, ऐसी क्या बात हो गई जो लड्डू बांट रहे हो? भाभी, मोनिका माँ बनने वाली है, आप ताई बनने वाली हैं, इसी खुशी में लड्डू लाया हूँ। ये सुनते ही सुरभि का दिल अंदर से खुशी से झूम उठता है। वो मन ही मन खुश थी कि उसके देवर का संसार बसने वाला है, लेकिन वो अपना ये प्यार चेहरे पर नहीं आने देती और कड़क आवाज में कहती है, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि अब तो कोई ढंग का काम पकड़ लो। अब तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है। इस टूटे घर और कम कमाई में गुजारा नहीं चलने वाला। भाभी की कड़वी बातें सुनकर दीपक उदास मन से वापस अपने घर आ जाता है। शाम को जब दीपक थका हारा काम से लौटता है तो मोनिका उसे देखकर कहती है, क्या बात है दीपक, अब तो हमारा परिवार बड़ा होने वाला है, फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मोनिका, मुझे बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आया। वो लोग जल्दी हमारे इलाके में भी अपनी ब्रांच डालेंगे, लेकिन उसमें अभी कम से कम 6 से 7 महीने का समय लगेगा। तब तक मुझे शहर से बाहर रहना होगा। अरे ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप आराम से चले जाइए। क्या पता हमारे बच्चे के आने की खुशी में भगवान ने हमें ये तोहफा दिया हो। लेकिन इस टूटे हुए घर में तुम अकेली कैसे रहोगी? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोनिका हिम्मत दिखाकर दीपक को विदा कर देती है। दीपक शहर चला जाता है। उधर सुरभि को अब दिल ही दिल में मोनिका के लिए बुरा लगने लगा था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है। मोनिका के घर की छत टपकने लगती है। वहीं सुरभि को भी बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। सुरभि, जब तुम्हें अपनी देवरानी की इतनी चिंता हो रही तो जाकर उसे अपने घर क्यों नहीं ले आती? आखिर कब तक अपने ही देवर देवरानी से ऐसे मुंह मोड़कर रहोगी? आप तो जानते हैं न प्रवीण, शादी के बाद मोनिका के कहने पर ही इस घर का बंटवारा हुआ था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा छोटा भाई मुझसे अलग हो। मैं उस बात के लिए इसे कैसे माफ कर दूं? सुरभि, अब तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा। मोनिका को उसके किए की सजा पहले ही मिल चुकी है।
बंटवारा होने के बाद दीपक ने जहां भी पैसा लगाया सब डूब गया और आज वो एक टूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। लेकिन इस समय मोनिका के पेट में हमारे परिवार का वंश है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। आप सही कह रहे हैं। मोनिका ने कई बार मुझसे माफी मांगने की कोशिश की, पर मैं ही अपने दिल में मनमुटाव लेकर बैठी रही। मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। सुरभि तुरंत छाता लेकर मोनिका के घर पहुँचती है। वहाँ का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था और मोनिका ने जगह जगह बर्तन रखे हुए थे ताकि घर में पानी न भरे। सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाकर कहती है, मोनिका, तुम इस साल में यहाँ रह सकती हो पर मुझसे मदद नहीं मांग सकती? क्या एक बार मेरे घर आकर ये नहीं बोल सकती थी कि भाभी मुझे अपने पास रख लो? क्या मैं तुम्हें मना कर देती? भाभी, मैं किस मुंह से आपके पास आती? माता पिता के जाने के बाद मैंने ही वसीयत के बंटवारे के लिए कहा था। मुझे लगता था कि अलग रहना आसान होता है, पर भगवान ने मुझे मेरे लालच की सजा दे दी। बस अब बहुत हो गया, मेरे साथ घर चलो। अब तुम्हें इस टूटी झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक दीपक वापस नहीं आ जाता तुम हमारे साथ रहोगी। सुरभि जबरदस्ती मोनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने महल जैसे घर में ले आती है। इसके बाद सुरभि दिन रात मोनिका का एक माँ की तरह ख्याल रखने लगती है। समय बीतता है और कुछ महीनों बाद दीपक का ट्रांसफर वापस अपने गांव में हो जाता है। जब दीपक वापस लौटता है और अपनी झोपड़ी को खाली देखता है तो पड़ोस के काका उसे बताते हैं, अरे दीपक बेटा, तेरी जेठानी सुरभि तेरी पत्नी को अपने घर ले गई है। वही इतने दिनों से उसका ख्याल रख रही है। हम तो बेकार ही सुरभि को घमंडी और कड़क कहते थे, वो तो दिल की देवी है देवी। दीपक दौड़कर अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है। वो जैसे ही अंदर जाता है सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। आलीशान सोफे पर मोनिका बैठी थी और उसकी करोड़पति जेठानी सुरभि जमीन पर बैठकर उसके पैर दबा रही थी। दीपक को दरवाजे पर देख सुरभि मुस्कुरा कर कहती है, अरे दीपक, अब क्या तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा अपने ही घर में आने के लिए? इतनी दूर से सफर करके आए हैं। जा ऊपर कमरे में तेरा सामान रखा है, कपड़े बदल ले। तब तक मैं तेरे लिए रसोई से कुछ खाने को लाती हूँ। देख कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा। सुरभि बिना कोई शिकवा किए बड़े प्यार से रसोई की तरफ चली जाती है। दीपक और मोनिका समझ जाते हैं कि अब रिश्तों में पहले वाली कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इसके बाद बड़े भाई प्रवीण ने दीपक को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए। इस बार दीपक के काम में बहुत बरकत हुई। अब दोनों भाई एक ही छत के नीचे प्यार से रहने लगे। कुछ महीनों बाद मोनिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरी तरह से खुशहाल और पूरा हो चुका था। सरिता जानकी देवी की बड़ी बहू, जिसे जानकी देवी गंवार समझती हैं और घर के बाहर के सभी जरूरी कामों से दूर रखती हैं। सपना बहू, कहाँ हो? अरे बाजार में आज भीड़ होगी, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आई माँ जी, बस ये अपना न्यू पर्स जो मॉम लंदन से लेकर आई थी ना, वो ले रही थी। माँ जी, आपने वो प्लाजो सूट नहीं पहना जो मैं आपके लिए नया लेकर आई थी? अरे बहू, मुझे साड़ी में ही आराम मिलता है। चलो ठीक है, कल वो पहन लूंगी। अब चले, दिवाली की शॉपिंग के लिए बहुत समय चाहिए होता है। हाँ हाँ चलिए। माँ जी, रात के खाने में दाल चावल और सूखी अरबी की सब्जी बना लूं? अरे गंवार, कहीं जाते समय टोकना जरूरी था। रहेगी तो बिल्कुल गंवार की गंवार ही, बना ले जो बनाना है। माँ जी, सरिता भाभी हमारे साथ दिवाली शॉपिंग पर नहीं जाएंगी? कैसी बातें करती हो बहू, तुम तो मॉडर्न हो। तुम जानती हो तुम्हारी जेठानी गंवार है, इसे कोई अक्ल थोड़ी है बाजार में शॉपिंग करने की। चलो, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। अरे गुंजन का फोन आ रहा है। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे शॉपिंग से आकर बात करती हूँ। क्या कहा? जरूरी है। हेलो हेलो, कट गया। अब मिल नहीं रहा, आकर कर लूंगी। गुंजन दीदी का फोन था। हाँ, पर अब मिल नहीं रहा। एक काम करते हैं, पहले बाजार हो आते हैं, फिर मैं आकर तसल्ली से बात कर लूंगी। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी सास और देवरानी मार्केट शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। सरिता घर के सारे काम करती है। ऐसा अक्सर ही होता था। सरिता घर के सारे काम अकेले ही करती थी, जबकि उसकी देवरानी को घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। फर्क बस इतना था कि सरिता गरीब परिवार से आई थी। वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी, जबकि उसकी देवरानी सपना एक अमीर खानदान की लड़की थी। इसीलिए जानकी देवी ने सपना को बहुत सिर पर चढ़ा रखा था। पर सरिता इन सब के लिए कुछ भी नहीं कहती थी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। सरिता, तुम नहीं गई माँ के साथ? तुम भी चली जाती। नहीं, वो मेरे सिर में बहुत दर्द था तो मैंने सोचा कि आराम कर लूंगी।
फिर घर का काम भी था, इसलिए नहीं गई। आपके लिए और रोटी लाऊं? सरिता, यहाँ बैठो मेरे पास। मैं जानता हूँ माँ तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। तुम कहो तो मैं माँ से बात करूं? कब तक वो तुम्हें घर के बाकी कामों से दूर रखेंगी? और जब से राजेश की शादी हुई है, सपना के आ जाने के बाद तो उन्होंने तुम्हें और परेशान करना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं जी, अभी अभी सपना की नई नई शादी हुई है, कुछ ही महीने तो हुए हैं, अभी उसे आराम करने दो। मुझे पता है सरिता, मन तो तुम्हारा भी दुखी होता है, पर तुम मुझसे कुछ कहती नहीं हो। सरिता खाना बना रही थी, वहीं उसकी देवरानी सास के साथ मिलकर शॉपिंग के सामान को देख रही थी। राजेश, बताओ ना ये जीन्स कैसी लग रही है? माँ जी आप बताओ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, जब देखो फोन में घुसे रहते हैं। अरे बहू, तू तो पतली पतंग है, तेरे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे भी हमारी मॉडर्न बहू स्टाइलिश कपड़े पहनती है, किसी से कम थोड़ी है। माँ जी, ये नाइट सूट तो आप पहन लो, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, मैं ये ब्लैक वाला रख रही हूँ। अरे बहू, कैसी बातें करती हो, मैं इस उम्र में नाइट सूट थोड़ी पहनूंगी। एक काम करेंगे, कल वापस करके इसकी जगह तुम कोई और रंग का पसंद करके ले आना। माँ जी, अगर आपको हो तो ये सरिता भाभी को दे दूं? अरे पागल है क्या, इतना सुंदर स्टाइलिश नाइट सूट उस गवार पर थोड़ी जचेगा। अरे तू अपनी जेठानी को समझती क्या है, तेरी जेठानी गवार है, उस पर कुछ नहीं जचता। कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना उसे पढ़ने ओढ़ने की तमीज है, ना किसी से बात करने की, कुछ नहीं है उसमें समझ। ऐसे कपड़े ऐसा पहनावा तेरे पर ही जचता है, समझी? रख ले इसको, कल बदल कर ले आना। अरे मैं गुंजन को फोन करना तो भूल ही गई, एक बार फोन मिला लेती हूँ, मिस कॉल आई हुई है। हेलो, हाँ गुंजन, तूने फोन किया था? हाँ माँ, कल शाम शिल्पी के ससुराल वाले दिवाली और करवा चौथ का त्योहार देने आ रहे हैं। सासू माँ बोल रही थी कि आप दोनों भाभीों के साथ सुबह ही आ जाना। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, शिल्पी हमारी बेटी ही है, हम जरूर आ जाएंगे, सुबह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और तू चिंता मत कर, सपना बहू बहुत मॉडर्न है, वो वहां आकर सारा कुछ संभाल लेगी। जैसा जानकी देवी ने अपनी बेटी को कहा, उसका उल्टा ही हुआ। सपना तो मॉडर्न पहनावे में तैयार होकर बस वहां जाकर अपने मोबाइल फोन पर लग गई या फिर इधर उधर बैठकर बतियाने लगी। गुंजन देखती है कि सरिता ने सब कुछ संभाल लिया है। जल्दी जल्दी उसने द्वार पर बहुत ही सुंदर रंगोली बना दी। रसोई में गुंजन की सास के साथ मिलकर सारे पकवान भी तैयार कर दिए, अच्छे से ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया। सब कुछ गुंजन देख रही थी, पर मजाल है कि सपना ने एक गिलास इधर से उधर भी रखा हो। शाम को शिल्पी के ससुराल वाले आए, तब भी सरिता ने ही सारे कामों में मदद की। जब वो लोग चले गए, तब गुंजन की सास सरिता के पास आई। सरिता बहू, तुम बहुत ही समझदार और संस्कारी हो, तुम्हें घर गृहस्थी की एक एक चीज का बारीकी से पूरा ज्ञान है। शुक्रिया, तुमने आज सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। हमारे यहाँ तो किसी को रंगोली बनानी आती ही नहीं थी, पर तुमने इतनी सुंदर रंगोली बनाई गुंजन के साथ मिलकर, सभी मेहमानों की खूब खातिरदारी की। अब मैं चाहती हूँ शादी के समय भी तुम हमारे साथ ही रहो, तुम यहाँ रहोगी तो मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू सरिता भाभी, आशीष बोल रहे थे कि सबको आपकी बनाई रंगोली बहुत सुंदर लगी, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ भाभी, सचमुच आपके आ जाने से मुझे आज बहुत हेल्प मिली है, सब लोग बहुत खुश होकर गए हैं। माँ, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सरिता भाभी जैसी बहू मिली। सबके मुंह से सरिता की तारीफ सुनकर जानकी देवी एक पल के लिए सोचने लगती है कि वो गलत थी, जो हमेशा सरिता को गंवार कहकर उसका अपमान करती रही। पर आज सरिता ने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। जानकी देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। माँ जी, आज आप और मैं मिलकर रसोई में इतना सारा काम कर रहे हैं, सरिता भाभी कहाँ है? मुझे रसोई में बहुत गर्मी लग रही है, मैं थोड़ी देर जाकर सो जाऊं? आज सरिता और अजय घूमने के लिए गए हैं, मैंने उन्हें पिक्चर देखने भेजा है। कितने सालों से वो दोनों एक साथ कहीं घूमने नहीं गए थे, और तुम तो हमेशा राजेश के साथ जाती रहती हो, इसलिए आज तुम घर का काम करो, मैं भी तो कर रही हूँ। अरे दोनों मिलकर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि माँ जी को क्या हो गया है। कल तक तो सरिता भाभी को गंवार कहती थी, मेरे आगे पीछे डोलती थी, आज उल्टा ही चल रहा है। अब क्या करूं, इन्हें खुश करने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं कि कब मेरे पीछे। क्या हुआ सपना बहू, तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी। उस दिन के बाद जानकी देवी ने अपनी दोनों बहुओं के बीच में फर्क बिल्कुल खत्म कर दिया। वो जितना प्यार और सम्मान सपना को देती थी, उतना ही सरिता को भी देती थी। ये सब देखकर सरिता बहुत खुश थी। जिस प्यार और सम्मान की वो आशा करती थी, आज उसे वो मिल गया था। Thanks for watching.